स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यभट्ट एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपका जो ऊंचाई एवं दूरी का पार्ट 3 है, उसमें कुछ अच्छे सवाल लिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और हमें उम्मीद है आपने हमारा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा है। ठीक, तो आप देखिए जो सवाल है, सवाल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है? एक गुब्बारा 215 मीटर वाले तार से बंधा है, ठीक, तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। एक गुब्बारा है जो 215 मीटर लंबे तार से बंधा है तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने की डोरी में कोई ढील नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप क्वेश्चन नंबर पहले का मतलब समझिए। जैसे मैं बोलूँ कोई पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा, ए पॉइंट कोई 36 पर है और मैं क्या करूं उसको, मतलब कोई आपका मान लीजिए डोरा है या मतलब कोई आपके प्रकार के एक रस्सी है, उसमें क्या किया हूं मैं, गुब्बारे को बांध दिया हूं। ठीक, तो गुब्बारे को बांध दिया हूं, तो जमीन से करूंगा तो क्या सीधा जाएगा? नहीं। तो देखो कुछ ऐसे एंगल टाइप में रहता है, मतलब कहने का एकदम सीधा नहीं रहता, कुछ इस टाइप में रहता है। आप कभी इसको इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है इस प्रकार से, मान लीजिए जैसे डोरी था, जैसे आप इमेजिन कीजिए पतंग कभी उड़ाए हैं, पतंग, ठीक, तो जब पतंग उड़ाते हैं तो देखिए सीधा पतंग नहीं उड़ता है। पतंग कुछ ऐसे, मतलब एक प्रकार से जो हमने सीढ़ी वाला सवाल कराया था, आनत तल पर कुछ होता है, कुछ इंक्लाइंड था, कुछ कोण बनाता है, एंगल बनाता है, उस प्रकार से। क्योंकि 36 से जब एंगल बनाएगा तभी क्या होता है उस, मतलब इस प्रकार से ऐसे, मतलब जैसे ये आपका है, मान लीजिए पतंग है, ये 36 है, तो ये इस प्रकार से नहीं रहता, ये इस प्रकार से रहता है, अर्थात कुछ एंगल बनाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या है कि मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है, ये ए है, तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, मान लीजिए बैलून है, तो ये क्या है, और ये रस्सी आपकी, तो ये ज़मीन से क्या है, ऐसे बंधी हुई है। ठीक, तो वही कह रहा 215 मीटर लंबे तार, तो ये मान लीजिए इसकी मतलब मानना नहीं दिया आपको, 215 मीटर क्या लंबा तार है, और ये क्या आपका, ये 36 है, और यहाँ से मैं बता सकता हूँ ये बैलून है, तो यहाँ से इसको लंबे खींच सकता हूँ। तो ये ए हो गया, मान लीजिए ए है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, तथा 36 से कितने अंश का कोण बनाता है, 60। तो देखो ये आपका 36 है, ये आपकी रस्सी है, तो एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। पूछ रहा है कि गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई, तो गुब्बारा ये है, ज़मीन ही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक, तो बताना क्या पूछ रहा है, यही x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, और ये मान रहा है कि जो डोरी है एकदम तनी हुई है, कहीं ढीली नहीं है, तभी उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 215 मीटर। अगर मान लीजिए आपकी क्या होती, वो मतलब तनी नहीं होती, ढीली होती, तो शायद 215 नहीं होता, कुछ और हो सकता था। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये आपकी एकदम तनी हुई है, तो लिखेंगे क्या, माना, माना पतंग, सॉरी पतंग करें, गुब्बारे की ऊंचाई ज़मीन से, गुब्बारे की ऊंचाई ज़मीन से कितनी है, x मीटर है, कितनी है, x मीटर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि tan समकोण त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में नहीं, बी सी ए में, बी सी ए में, ठीक, क्या होगा, अब देखो क्या लगेगा, ये एंगल है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या कहलाएगा पर लंब, और बचा क्या आपका ये कण, कण तो फिक्स ही होता है, बाकी ये आधार आपका ये है, तो लंब कण। ठीक, लंब और कण किस में आता है, लंब और कण आपका किस में आता है, वो साइन में आता है। ठीक, तो आपका क्या लगाएंगे, साइन, तो साइन 60 बराबर, तो साइन 60 बराबर क्या होगा, x बटे कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। ठीक, तो बताना साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, बराबर x बटे 215, तो x बराबर क्या होगा, 215 गुणे √3/2। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 9 2, 0 214, और आप काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप जब इसको हल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कितना आएगा, तो 215 √3/2 आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, इतना मीटर। तो लिखेंगे अतः ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 215 √3/2 मीटर। ठीक, तो इतना लिखना पड़ेगा, और अगर आप चाहें √3 का मान रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने √3 का मान बताया है कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सवाल सरल है, लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल को अगर अलग अलग प्रकार से सवाल अगर गुब्बारे का सवाल अगर, तो गुब्बारा कैसे होता है, उसकी रस्सी कैसे बनी होती, तो ये सब जब पता रहेगा तब आप कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं डिफरेंट प्रकार के सवाल ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही लग रहा है। तो यहाँ तक आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेकंड सवाल करा रहा हूँ। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग इतना नोट किए होंगे। अब देखिए इसके बाद आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या समझने का प्रयास कीजिए। करा दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 140 मीटर है। अर्थात कहने का मतलब दो खंभा है, मतलब दो खंभा है, उनके बीच की कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 140 मीटर है। ठीक, और अगर पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है, ये दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में लाते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक खंभा ये और एक खंभा ये है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा या आप क्या गलत कर रहे हैं मैं ये बता दूं। क्योंकि देखो यहाँ से जब कह रहा कि यहाँ पर देखो पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश। तो इसका मतलब आप पहले सोचिए अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है, और किसके किसके बीच बनता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो आप सोचिए यदि आपका पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर जा रहा है तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई बड़ा होगा, अर्थात दोनों एक साइज के नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये एक दूसरा खंभा ये दूसरा खंभा है तो इस प्रकार से हैं, तभी इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, तो अवनमन कोण इसका मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, और उसके बाद अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों खंभा एक बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर अवनमन कोण नहीं पता होता तो शायद हम बता भी नहीं पाते कि आपका क्या है कि दोनों खंभा बराबर है, कैसा है। तो हम अवनमन कोण की सहायता से हम बता पा रहे हैं कि आपका जो दोनों खंभा है उसकी हाइट क्या है। ठीक, तो ये आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं, तो एक को बड़ा बनाएंगे और एक को छोटा बनाएंगे। तो मान लीजिए ये ए बी आपका बड़ा वाला है और ये आपका क्या है, ये मान लीजिए पी क्यू ही है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये क्या आपका पी क्यू है। ठीक, अब देखिए इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर कितना अवनमन कोण बना रहा है आपका, इसके शीर्ष देखो पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश। पहले बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस 140 मीटर दिया है। ठीक, तो बताना इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर अवनमन कोण कितना बना रहा है आपका बना रहा है 30 अंश बना रहा है। तो ये गया दृष्टि रेखा और ये गई क्षैतिज रेखा, तो कितना बना रहा है, 30 अंश। अब इसको क्या मैं यहाँ से मिला सकता हूँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। यदि 30 है तो ये कितना हो सकता है, 30 हो जाएगा। तो बताना उसके बाद क्या कराइए, दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, तो बताना दूसरा खंभा कौन है, यही तो है। क्योंकि पहले खंभे के से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश बनाया, तो इसका मतलब ये पहला खंभा बना है, दूसरा बना, और दूसरे खंभे की हाइट कितनी दी है, 60 मीटर दी है। तो बताना अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो यदि ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसको हम यक्स मान सकते हैं। ठीक, तो देखो आपको फिगर समझ में आया, फिगर समझ में आया कि नहीं। तो जैसे जैसे सवाल कर रहा था मैंने उसी प्रकार से क्या किया, फिगर बनाया। तो पूछ रहा तो पहले खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। तो पहला खंभा ये है, ये इतना 60 हो गया, बस यक्स का मान पता चल जाएगा। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, खंभे की हाइट हो जाएगी। तो लिखेंगे माना ए बी क्या है, यहाँ देखो कोई नाम दे देते हैं, ए बी नहीं सी नाम दे देते हैं। तो ए सी की लंबाई कितना है, यक्स है। जो यक्स आएगा वो खंभे की हाइट नहीं, पहले खंभे की, यक्स में जब 60 ऐड करेंगे तब पूरे खंभे की लंबाई होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। अब देखिए पहले इसमें एक त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक, अब देखिए नहीं तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपका कई एंगल है। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज ए सी पी में। ठीक, ए सी पी में, क्यों, क्योंकि यही तो हमें ज्ञात करना है, ये पता है तो लगा सकते हैं। क्या, ये देखो लंब ये आधार है तो क्या हो जाएगा आपका tan 30 बराबर। तो देखो यक्स लंब बटे आधार, यक्स बटे 140, और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यक्स बटे 140, तो यक्स बराबर 140 बटे √3 हो जाएगा। ठीक, तो देखो आपका ये 140 बटे √3 क्या आ गया, यक्स की वैल्यू आ गई। अब बताना क्या आपका यक्स की वैल्यू जो है वही आपकी पूरे खंभे की ऊंचाई है, तो बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे क्या, अतः खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई, ध्यान समझिएगा, अतः पहले खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी आपका ये 60 है तो 60 प्लस 140 बटे √3। अब आप 140 बटे √3 को सॉल्व कर लीजिएगा और 60 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए अवनमन कोण क्या होता है, फिगर कैसे बना। तो अवनमन कोण जब कहा कि एक खंभे से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण बना रहा है, तो मैं जानता हूँ अवनमन कोण कैसे बनता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। और मुझे पता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी एक के शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर अवनमन कोण बना रहा है। ठीक, तो यहाँ से मैंने लॉजिक पकड़ा, तब मैंने बताया कि दोनों खंभे की हाइट क्या है, बराबर नहीं है।
तो जो पहला वाला खंभा था उसकी हाइट कितनी आएगी 60 + 140/√3। √3 का मान रख के सॉल्व कीजिएगा और 60 उसमें ऐड कीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएँ सब इंपॉर्टेंट की सीरीज में चल रहे हैं। ठीक, तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाइएगा अगर नोट्स बना रहे हैं। ठीक, बाकी आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण सही से नहीं पता है तो शायद आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगा भी ना पाओ, मेरा विश्वास मानिए। ठीक, अगर आप देख लीजिए, अगर उन्नयन कोण अवनमन कोण नहीं पता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो शायद ये क्वेश्चन लगा भी नहीं पाओ, और अगर लगा भी पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। दोनों बातें हैं। ठीक, तो आपको लगाना भी है और समझना भी है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो कह रहा है कि एक 5 मीटर ऊँचे बिजली के खंभे के पाद से, तो इसमें ये पता करना है कि मीनार बड़ा है कि बिजली का खंभा बड़ा है। बस यही पता कर लिए तो आपका फिगर बन जाएगा। बस टारगेट इस प्रकार के सवाल में ऐसा ही होना चाहिए। देखो वो किसकी सहायता से पता करेंगे, उन्नयन कोण, और एक चीज़ दिया आपको ये उन्नयन कोण 60 अंश और एक उन्नयन कोण 30 अंश, ये ऐसे ही पता करेंगे। देखो एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से, तो मैंने एक बिजली का पहले खंभा बनाया ऐसे। ठीक, पहले आप ऐसे बना लीजिए। फिर कह रहा है एक बिजली के पाद से, तो बिजली का खंभा अगर मान लीजिए मैंने ए भी माना तो इसका पाद यही तो है। अब कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आपको पता होगा, वैसे भी आप जनरली सोच सकते हैं कि मीनार बहुत बड़ा होता है, बिजली का खंभा छोटा होता है, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मीनार बड़ा है कि बिजली का खंभा बड़ा है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मीनार मैंने बना लिया, मुझे पता है कि जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे बड़ा है। ठीक, तो देखो ये बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष ये मान लीजिए पी है और ये आपका क्यू है, तो बी से मैं कहाँ गया, पी के शीर्ष पर। ठीक, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा बना दी, दृष्टि रेखा, तो कितना एंगल बना रहा है शीर्ष का, उन्नयन कोण 60 अंश। ये कितना हो गया, 60 अंश हो गया, क्योंकि देखो खंभे के पास से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक, अब कह रहा है तथा खंभे के शीर्ष से, तो खंभा क्या यही तो है, इसके शीर्ष से खंभे के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का, देखो खंभे के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए किसकी किसकी हो सकता होती है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा। तो ये आपकी क्षैतिज हो गई और ये दृष्टि हो गई, तो ये कितना दिया है, 30। अब देखो अगर ये इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर उन्नयन कोण बना रहा है, तो बताना उन्नयन कोण कैसे बनता है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो अगर खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष पर जाऊंगा, उन्नयन कोण बनाऊंगा खंभे के शीर्ष से, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना। तो अगर मतलब मैं खंभे के शीर्ष पर खड़ा हूँ और मीनार के शीर्ष पर देख रहा हूँ, तो जब मीनार का शीर्ष खंभे से बड़ा होगा तभी तो ऊपर की ओर देख पाऊंगा, यही तो लॉजिक लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मीनार बहुत बड़ा है और खंभा क्या आपका छोटा है। तो हमारा लॉजिक क्या लगा, किसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर गया तभी एंगल कितना बन पाया, 30 बन पाया। तो ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार क्या है, ये मीनार है पूरा। ठीक, तो देखो इसमें कुछ दिया है, तो जो ये इसकी हाइट है कितनी है, 5 है, ये बताना कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, यहाँ नाम कोई देता हूँ, m पॉइंट नाम दे देता हूँ। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि a m और ये q b क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो इसका मतलब अगर y पता चल जाएगा तो 5 में ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की हाइट हो जाएगी। तो पहले बताओ फिगर बनाना आया कि नहीं, लॉजिक समझ में आया ना। तो अब ध्यान दीजिए, देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, सवाल लगाते समय माना PM की लंबाई कितनी है, y है। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQB में, समकोण त्रिभुज PQB में देखो आपका ये क्या है, ये एंगल थीटा, इसके सामने ये क्या आपका, ये देखो अब लंब क्या काम कर रहा है, एंगल आपका इस त्रिभुज की बात करें, ये बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक, तो ये आपका लंब ये पूरा काम करेगा। तो ये लंब हो गया और ये क्या आपका आधार है, तो लगाएंगे क्या, tan 60 बराबर y + 5 आपका लंब होगा। ध्यान समझिएगा, ये क्या आपका ये पूरा लंब है, तो 5 इतना है प्लस y है, तो कितना हो जाएगा, y + 5 बटे x। तो tan 60 की वैल्यू √3, x को मल्टीप्लाई करेंगे √3x, y + 5 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे इसमें छोटे वाले में, तो ये x है तो ये आपका ये x होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PMA में। ठीक, PMA में तो क्या होगा आपका, PMA में
tan 30 इसमें भी लगेगा, तो tan 30 बराबर वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 वाई बटे एक्स, तो एक्स बराबर √3 वाई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई में 5 ऐड करेंगे तभी हमारी क्या होगी मीनार की हाइट पता चलेगी। तो एक्स बराबर क्या रख देंगे √3 वाई रख देंगे। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान समझिए, जब रखेंगे √3 वाई बराबर वाई प्लस 5, तो √3 कितना हो जाएगा 3 वाई बराबर वाई प्लस 5, तो वाई इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 वाई माइनस वाई बराबर 5, तो वाई 2 वाई बराबर कितना हो गया 5, तो वाई बराबर 5/2। तो इसका मतलब 5/2 का मतलब कितना आ गया वाई की वैल्यू, वाई बराबर आ गया 2.5 मीटर। तो वाई की वैल्यू 2.5 मीटर आ गया, तो इसका मतलब 2.5 है और 5 है, तो टोटल कितना हो गया ए क्यू की लंबाई 5 + 2.5, तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमारा 2 इक्वेशन बना, हमने सॉल्व किया और आपका क्या हुआ आंसर निकल कर आया। तो लिखेंगे अतः जो हमारी मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होगी 7.5 मीटर होगी। तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो 2 बिंदु ए व बी जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर हैं। 2 बिंदु हैं ए व बी जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर 25 मीटर की दूरी पर हैं, एक ही क्षैतिज रेखा में हैं तथा कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कोटिपूरक नाम आया, मैं बता दूं कोटिपूरक क्या होता है। तो आपके 2 बातें आती है, एक कोटिपूरक आता है, एक समपूरक आता है। तो कोटिपूरक एंगल क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, पहले ये समझिए कोटिपूरक। तो कोटिपूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो कोटिपूरक होता है इसी परिभाषा, जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे मैं क्या नाम देता हूँ कोटिपूरक बोलता हूँ। जैसे मैं बोलूँ अगर एक एंगल 30 है तो अगला एंगल कोटिपूरक क्या होगा 60 होगा, तभी इन दोनों का योग कितना होगा 90। अगर मैं बोलूँ 45 है तो अगला क्या होगा 45, तभी इन दोनों का योग कितना होगा 90। तो जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे मैं नाम देता हूँ क्या कोटिपूरक। तो समपूरक, तो जो जिन 2 कोणों का योग कितना होता है आपका 180, जिन 2 कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है उसे मैं क्या नाम देता हूँ समपूरक। जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उसे मैं क्या नाम देता हूँ समपूरक, और जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे मैं क्या नाम देता हूँ कोटिपूरक। तो ये बातें हैं, अगर आपको ये पता है तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक, तो आप इतना पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सवाल लगा रहा हूँ। ठीक, तो आपको समझ में आया, ये उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए 2 बिंदु ए व बी जो मीनार के आधार से, तो ये मीनार हो गया आपका, मान लीजिए ए बी क्या आपका एक मीनार है और मीनार का आधार क्या है ये बी है। तो मीनार के आधार से 100 मीटर 25 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए ये 25 पहले है। ठीक, ध्यान समझिएगा, इतना पहले के 25 पी पॉइंट पर मिला तो ये कितना है 25 मीटर। ठीक, 25 मीटर पहले 100 मीटर कराए फिर 25 मीटर कराए, तो पहले 25 आएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया 25। पी पॉइंट पर क्या नाम दे दिया 25 मीटर। 25 मीटर की दूरी पर है, तो अर्थात अगर इससे बाद जाऊँगा मान लीजिए सी पॉइंट, तो ये टोटल कितना है 100 है। 100 मीटर कहाँ से आधार से, लेकिन अगर इससे देखूंगा तो कितना है 75 है। कितना है 75 है। ठीक, तो एक बार यहाँ से गया कितना बना आपका कोटिपूरक है, क्योंकि कह रहा एक ही क्षैतिज रेखा में है तथा कोटिपूरक हैं। मीनार के आधार, देखो सवाल फिर से समझ लो, 2 बिंदु ए व बी जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर हैं, एक ही क्षैतिज रेखा में हैं तथा कोटिपूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की कहाँ है, अगर ये आपका क्या है मीनार है, इसका आधार ये है, तो पहले एक आधार पर 25 गए फिर 100 गए, कहाँ से मीनार के आधार से, तो इतना 25 गए, ये पूरा 100 है तो ये कितना हो जाएगा 75। अब एक पॉइंट यहाँ पर इसका उन्नयन कोण अर्थात जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो यहाँ से जब मैं देखूँगा तो कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग करो कितना आएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ गया 90, क्योंकि कह रहा था क्या कोटिपूरक, और मैं जानता हूँ जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या नाम देता हूँ कोटिपूरक। तो अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग करूँगा। अगर ये थीटा है तो मान लीजिए 30 अंश हो गया, तो अगला क्या होगा 90 में से घटाऊँगा, 90 में से थीटा घटा दिया, अर्थात 30 था 90 में से 30 घटाया 60 मिल गया। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आप समझिए
तो पूछ रहा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मान लीजिए, तो लिखेंगे क्या माना, माना मीनार की ऊंचाई, ध्यान समझिए, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक, अब ध्यान समझिए, x मीटर है, तो लगाइए समकोण त्रिभुज ABP में, ABP में अब देखिए क्या होगा, तो tan थीटा बराबर h/25, ठीक, tan थीटा बराबर h/25 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद ये लगाइए, तो tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये h है, और ये आधार पूरा देखो यहाँ से चल रहे हैं ना, तो इसके सामने ये क्या है, ये है आपका लंब, और आधार क्या है, ये पूरा है, तो कितना है पूरा 100 है, तो 100 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मैंने सिखाया है ना, cot थीटा h/100, इसको इक्वेशन सेकंड, अभी सेकंड नहीं मानेंगे, अब इसका उल्टा कर दो, तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा, लेकिन ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 100/h हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। तो tan थीटा के स्थान पर रख दीजिए, तो लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर ध्यान समझिएगा, तुलना करने पर क्या मिलेगा, 100/h बराबर h/25, क्यों, क्योंकि देखो LHS LHS बराबर, तो RHS RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब 25 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2500 बराबर h², तो h बराबर कितना जाएगा आपका 50 मीटर, क्योंकि 50 गुणे 50 कितना होगा आपका 2500 होगा। ठीक, तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन निगेटिव छोड़ देंगे, क्या लेंगे 50, मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता। तो आपका कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। ये क्या आपका मीनार की हाइट, तो लिखेंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई जो है हमारी कितनी है, 50 मीटर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है अच्छे से। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक, तो अगला सवाल क्या है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, आसान सवाल है, लेकिन मैं ये सवाल किस लिए लिया हूँ, जैसे बीच बीच में छोटे छोटे सवाल करा दूंगा, जिससे आपका फिर से ये ना लगे कि हार्ड सवाल चल रहा है, तो ये ऐसा आपको फील नहीं आना चाहिए। ठीक, देखिए सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया, सूर्य के प्रकाश में मतलब कहने का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश है, चमक रहा है, तो आप जब जाएंगे या आप जाते हैं तो देखिए छाया बनती कि नहीं आपकी, या किसी भी वस्तु एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आपकी उसकी मतलब छाया बनती है, आपकी छाया बनती है। तो ही कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, तो कोई मीनार है क्या है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है। मान लीजिए AB क्या है आपका कोई मीनार है। ठीक, तो इसकी छाया कितनी बन रही है, 45√3 बन रही है, तो छाया यहीं पर बनेगी, तो कितना बन रहा है 45√3 बन रहा है। यहाँ पर नाम देते हैं P पॉइंट, तो इसको ऐसे मिला देंगे, या मान लीजिए C नाम दे देते हैं, तो ABC हो जाएगा। अब देखिए, तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सूर्य है यहाँ है और इस पॉइंट पर ये बना आपका छाया, तो इस पॉइंट से जब सूर्य को मिलाएंगे तो दृष्टि रेखा गई, ये क्षैतिज और एंगल थीटा बना, वही थीटा हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्नयन कोण कब बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पूछ रहा है कि वही थीटा बता दीजिए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, उससे पहले लिखेंगे माना उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण थीटा है। ठीक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका 45/45√3, 45 से 45 कैंसिल, tan थीटा और कितना आ गया 1/√3, तो tan थीटा और कितना आ गया 1/√3, कितने अंश का मान होता है 30 अंश, तो थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, तो लिखेंगे अतः उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा आपका, उन्नयन कोण 30 अंश होगा, कितना होगा आपका 30 अंश। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, लगाए भी हैं इस प्रकार के सवाल। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद मैं बता दूँ आपको क्या है कि इसके बाद जितने भी आपके सवाल लगाए जाएंगे पूरा NCERT की तरफ से मैं बता दूंगा। आने वाले वीडियो आपके NCERT बेस होंगे। ठीक, तो NCERT के सवाल पहले मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर अदर पब्लिकेशन के कुछ अच्छे सवाल हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मान कर चलिए आने वाले 3 वीडियो में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और आपको कहीं से कहीं कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।